Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. वेलकम एवरीवन गाइस, आज का जो पहला लेक्चर इकोनॉमिक्स का है, दिस इज फॉर द फेज 2 रिक्रूटमेंट ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एंड सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर। दोनों के ही सिलेबस में इकोनॉमिक्स मेंशन्ड है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 10 मार्क्स की इकोनॉमिक्स है और सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में इकोनॉमिक्स मेंशन्ड है जनरल स्टडीज के अंडर। उसमें से कितने मार्क्स की इकोनॉमी आएगी ये बताना मुश्किल है, बट हम एज्यूम करते हैं कि समवेयर अराउंड 5 to 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स में, बट वी आर नॉट श्योर। सो क्योंकि वो एक ब्रॉडर 30 मार्क्स के अंडर डिफाइंड है, उस 30 मार्क्स में से कितने मार्क्स इकोनॉमिक्स के पूछे जाएंगे, इट इज डिफिकल्ट टू से, बट वी एज्यूम समवेयर बिटवीन 5 to 10 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स। गाइस, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज में हमने इकोनॉमिक्स के काफी पोर्शन कवर किए हुए हैं और बेसिक्स जो सबसे पहला लेक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा पहले वो देखिएगा, उसके बाद इस लेक्चर पे आइएगा तो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दोस्तों, वहां पर हमने इन जनरल इकोनॉमिक्स की बात की थी, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स की बात की थी, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात की थी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस सब्जेक्ट है जो हमको अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने में मदद करता है एंड इट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम आवर रिसोर्सेज इन अ एफिशिएंट वे। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो आप लैंड ले लीजिए, चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स ले लीजिए, आप माल मवेशी ले लीजिए, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे हो विद मिनिमम वेस्टेज, इसी में इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है और इसी के इर्द गिर्द तकरीबन हम इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे। दोस्तों, वहां पर हमने बात की थी कि एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में। और एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। कहीं ना कहीं यहीं से पहली बार इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट सब्जेक्ट की शुरुआत होती है और एडम स्मिथ को इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और हमने वहां पर यह भी बात की थी कि इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट जानने के लायक है कि ये टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पहली बार रैगनार फिशर ने जो है इसको कॉइन किया था एंड पहली बार यूज किया था इन टर्म्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को। दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने वहां बात की थी कि जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो इंडिविजुअल लेवल, हाउस होल्ड लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल या फिर रीजनल लेवल पे बात होती है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक्सपेंडिचर, मेरे खर्चे, फॉर एग्जांपल विंग्स एक उड़ान के एक्सपेंडिचर, विंग्स एक उड़ान के खर्चे, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया के कितना उसमें इनकम आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, कितने लोगों की जॉब्स वहां पर है। जब हम माइक्रो लेवल पे बात करते हैं तो जब हम रीजनल लेवल, इंडिविजुअल लेवल, हाउस होल्ड लेवल की बात करते हैं तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब हम कंट्री लेवल, स्टेट लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, किसी कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, इन्फ्लेशन क्या है किसी कंट्री में, इंटरनेशनल इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है कोरोना टाइम्स में, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमने वहां बात की थी। और इसी में एक एमसीक्यू ये मैंने बता दिया आपको कि रैगनार फिशर वाज द वन हु कॉइन्ड दीज टर्म्स मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स तो हमने समझ लिया एडम स्मिथ है। जॉन मेनार्ड कीन्स को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और कई सारे हिस्टोरियंस का यह मानना है कि एल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाना चाहिए। तो गाइस, ये कुछ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें थी जो उस लेक्चर में कवर्ड नहीं थी, जो यहां हमने बात कर ली। आज हमारा एक्चुअल टॉपिक जो होने वाला है वो हम बात करने वाले हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व पे। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व पे हमने पहले कोई लेक्चर नहीं बनाया और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किस तरीके से मार्केट में जो है व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट एंड कुछ अदर फैक्टर चेंज होते हैं तो प्राइस किए बगैर ही किस तरीके से डिमांड चेंज होती है। तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड समझने से पहले हम क्विकली डिमांड को रिवाइज कर लेंगे और डिमांड के डिटेल लेक्चर के लिए भी आपको लिंक दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप डिमांड पहले समझना चाहते हैं और उसके बाद इस लेक्चर पे आना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहां हम थोड़ा वो डिमांड से शुरू करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये सारे एमसीक्यू बेस्ड फैक्ट्स आ जाएं और फिर हम मूव अहेड करेंगे। गाइस, अब बात करते हैं डिमांड की। जब भी हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं डिमांड की, इट इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस of a consumer to buy a particular product at a particular price at a particular time. किसी भी प्रोडक्ट को लेने की एबिलिटी, को लेने की क्षमता और विलिंगनेस होनी चाहिए, तब वो डिमांड बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं माई डिमांड फॉर ऑडी। मैं चाहता हूं कि मैं एक ऑडी कार खरीदूं,
लेकिन क्या मेरी एबिलिटी है? विलिंगनेस तो है लेकिन एबिलिटी नहीं है। तो एबिलिटी नहीं है, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, सो आई कैन नॉट अफोर्ड एन ऑडी। उसकी वजह से डिमांड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि विलिंगनेस तो है, एबिलिटी नहीं है। बट अगर एबिलिटी है और विलिंगनेस नहीं, तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, एक वेजिटेरियन जो है, उसकी इनकम अच्छी है एंड ही हैज नो डिमांड फॉर मीट एंड नॉन वेज प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली उसके पास एबिलिटी तो है बट वो विलिंगनेस नहीं है नॉन वेज प्रोडक्ट्स को खरीदने की। सो बोथ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट जब हम डिमांड की बात करते हैं। सो डिमांड इज व्हाट? इट्स द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब प्राइस जितनी आप लगाओगे उस हिसाब से आपकी डिमांड होगी। प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी या फिर जीरो हो जाएगी। सो प्राइस भी मैटर करता है। सो व्हाट, यहां पर ध्यान देने वाली चीजें क्या है? एबिलिटी। डिमांड में एबिलिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए और आपका साथ ही साथ प्राइस भी सही लगनी चाहिए। और उसके बाद एक और चीज आता है, टाइम। गाइस, सर्दियों में क्या कोल्ड ड्रिंक की डिमांड होती है? बट गर्मी में होती है। गर्मियों में इतनी चाय की डिमांड नहीं होती जितनी सर्दियों में होती है। सो टाइम टू टाइम भी डिमांड वेरी करता है। तो टाइम के वेरिएशन के हिसाब से डिमांड चेंज होती है, आपकी इनकम के हिसाब से डिमांड चेंज होती है, आपकी प्राइस के हिसाब से डिमांड चेंज होती है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसके हिसाब से चेंज होती है। ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू कंसिडर समथिंग। कोई क्वांटिटी को डिमांड समझने के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तभी जाकर कहीं हम कह सकते हैं कि लेट्स से मार्केट में प्याज की डिमांड है, टमाटर की डिमांड है, चेयर्स की डिमांड है, कपड़ों की डिमांड है। व्हेन यू हैव द एबिलिटी एंड विलिंगनेस बोथ। और उस हिसाब से फिर हम टाइम भी देखते हैं कि जिस चीज की आप बात कर रहे हो टाइम क्या है। वुलेंस की डिमांड सर्दियों में ज्यादा होगी, गर्मियों में कम होगी। अच्छा, कॉटन की डिमांड गर्मियों में ज्यादा होगी, सर्दियों में कम होगी। सो टाइम के हिसाब से भी डिमांड वेरी करता है। और उसी लेक्चर में जब आप डिमांड एनालिसिस देखोगे, वहां हमने लॉ ऑफ डिमांड भी किया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। यानी किसी भी चीज की क्वांटिटी को कितना डिमांड किया जा रहा है वो उसके प्राइस के अपोजिट है। जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतनी कम क्वांटिटी होगी, जितनी कम प्राइस होगी उतनी ज्यादा क्वांटिटी होगी। और इसको इस फॉर्मूले से दिखाया जाता है, Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अब यहां देख लो आप, प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, प्राइस जो है वो डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। तो गाइस, क्वांटिटी लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि आप मार्केट में किसी चीज को कितना खरीदते हो डिपेंड करेगा उसकी प्राइस पे। प्राइस ज्यादा होगी तो कम खरीदोगे, प्राइस कम होगी तो ज्यादा खरीदोगे। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। यानी किसी भी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड उसकी प्राइस के अपोजिट चलेगी, लेकिन अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट। अब ये अदर फैक्टर्स क्या है दोस्तों? अदर फैक्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम डिमांड कर्व देख लेते हैं। इस कर्व को कहा जाता है डिमांड कर्व। और ये कर्व जो है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, मैं मानता हूं कि ये कर्व मेरी डिमांड फॉर दिस जैकेट, मैंने इस जैकेट की डिमांड के लिए कर्व बना दी। मैंने बोला कि इसकी प्राइस लेट अस से 1000 है, तो 1000 पे मेरी डिमांड 1 है। अगर इसकी प्राइस 500 हो जाती है तो क्या मेरी डिमांड फॉर दिस जैकेट विल इंक्रीज? जैसा कि आपको कर बता रही है, लोअर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। लेकिन अगर इसकी प्राइस इंक्रीज हुई होती, लेट अस से 2000 की हुई होती, तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर रही है? पहले मेरी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ये थी, फिर ये हो गई जब मैंने प्राइस कम किया, और फिर ये हो गई जब प्राइस फिर से इंक्रीज किया। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल टर्म्स में कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो किसी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, जब प्राइस डिक्रीज होगी तो किसी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट। अब ये अदर फैक्टर्स क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। इन अदर फैक्टर्स को हम नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। डिमांड किस चीज से डिटरमाइन होगी, उन चीजों को कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। प्राइस पे डिटरमाइन होगी, ऑब्वियस सी बात है, कितनी प्राइस है गुड की उसी हिसाब से डिसाइड होगा आप कितनी चीजों को खरीदोगे, कितनी क्वांटिटी में वो चीज खरीदोगे। सेकंड चीज है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या होता है?
अगर मैं बात करूं किसी भी कमोडिटी की, लेट अस से मैं बात करूं कोको कोला की। कोको कोला की डिमांड कितनी है गर्मियों में? नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड कहेगा अगर कोको कोला की प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर उसकी प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसी समय में बात करें पेप्सी की, पेप्सी कोको कोला का सब्स्टिट्यूट है, तो कोको कोला की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज अगर हो रही है और पेप्सी की प्राइस भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, फिर डिपेंड करेगा दोनों में से सस्ता कौन मिलेगा आपको। ऐसा हो सकता है कई लोगों का टेस्ट है वो कोको कोला ही पिएंगे, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हो और आपको प्राइस और टेस्ट में कोई डिफरेंस खास नहीं है, तो अगर कोको कोला और पेप्सी की बात की जाए, जिसकी प्राइस कम होगी वही चीज आप खरीदोगे। तो अगर मैं बात करूं कोको कोला की डिमांड कर्व की, लेट से 10 रुपए के लिए आप एक बॉटल कंज्यूम कर रहे हो, 10 रुपए में आप एक बॉटल कंज्यूम कर रहे हो, तो एट द सेम टाइम जब मैंने बोला कि 10 रुपए में एक कंज्यूम कर रहे हो, तो 5 रुपए में शायद आप ज्यादा कंज्यूम करोगे। मानते हैं कि 5 रुपए पे आप इतना कंज्यूम करोगे, लेट्स से 2 बॉटल्स। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पेप्सी की प्राइस 5 रुपए से भी कम आ गई, तो क्या आप पेप्सी की तरफ शिफ्ट करोगे? और अगर आप कोको कोला की जगह पेप्सी खरीद रहे हो, तो कोको कोला की डिमांड कम हो गई। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड तभी वैलिड रहता है जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स चेंज ना हो। सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया कि जो भी चीज आप डिमांड कर रहे हो, जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, उसका बदल क्या है, उसके एवज में, उसकी जगह पर आप क्या चीज कंज्यूम कर सकते हो, उसका सब्स्टिट्यूट है। फॉर एग्जांपल चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी, पेप्सी का कोको कोला, है ना, पेन का पेंसिल। सो ऑल दीज थिंग्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। जब भी हम बात करें किसी भी चीज की और हम कहें कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिक्रीज होगी और प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी इंक्रीज होगी, उस वक्त पे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बदलना नहीं चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड वैलिड रहेगा। तभी हम कह सकते हैं कि अगर कोको कोला की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्रोवाइडेड द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम यहीं पे बात कर लें कि अगर प्राइस को कांस्टेंट कर दिया जाए, कोको कोला की प्राइस को कांस्टेंट कर दिया जाए कि भाई 10 रुपए में आपको एक मिल रही है, ठीक है, तो उसी टाइम पे इसकी प्राइस तो बदली नहीं, कोको कोला की प्राइस तो बदली नहीं, लेकिन जो पेप्सी है उसकी प्राइस 5 रुपए हो गई। अब हुआ क्या, सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो गई, इसका मतलब है डिमांड फॉर कोको कोला विल डिक्रीज। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि डिमांड तब डिक्रीज होगी जब प्राइस इंक्रीज होगी किसी प्रोडक्ट की। यहां तो कोको कोला की प्राइस इंक्रीज हुई नहीं, तब भी इसकी डिमांड कम हो गई। इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस कांस्टेंट हो और अदर फैक्टर, कोई एक अदर फैक्टर, इनमें से कोई एक फैक्टर चेंज हो रहा है, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। जैसे कि अभी अगर हम बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट की, तो हमको फैक्टर नंबर 2, 3, 4, 5 कांस्टेंट रखने पड़ेंगे और प्राइस भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। हम सिर्फ वेरी करेंगे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट को। उस केस में जो डिमांड कर्व है कोको कोला की, वो शिफ्ट करेगी कहां, टुवर्ड्स लेफ्ट। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। इस कंसेप्ट को कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। यानी पहले पेप्सी की जो डिमांड थी वो 10 रुपए पे एक थी, अब इसकी प्राइस तो चेंज हुई नहीं, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो गई। सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होगी तो लोगों ने सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर कोको कोला था तो आपने पेप्सी पे शिफ्ट कर दिया, तो 10 रुपए पे ही डिमांड ऑफ कोको कोला डिक्रीज, क्योंकि आपने इसकी जगह पर पेप्सी खरीद लिया। तो हुआ क्या, सेम प्राइस पे डिमांड डिक्रीज हुई और इस सिचुएशन में डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट करता है। अब इसका हम उल्टा इमेजिन करते हैं। लेट अस से जो पेप्सी की प्राइस थी वो घटी नहीं, वो बढ़ गई। नॉर्मली कुछ लोग पेप्सी पीते हैं, कुछ लोग कोको कोला पीते हैं। अब वो लोग जो 10 रुपए की ही पेप्सी, 10 रुपए की कोको कोला कंज्यूम करते थे, वहां पर पेप्सी की प्राइस होगी 15 रुपए। पेप्सी की प्राइस कितनी हो गई, 15 रुपए। तो अब होगा क्या, लोग पेप्सी को छोड़ के ज्यादा कंज्यूम करेंगे कोको कोला, क्योंकि कोको कोला की प्राइस कांस्टेंट रही और सेम रही, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ गई। तो लोगों ने कहा इससे बेटर कोको कोला पी लेते हैं। इस सिचुएशन में जो डिमांड कर्व है वो राइट शिफ्ट करेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। यानी फॉर डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड टू बी वैलिड,
प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट शुड रिमेन सेम। सब्स्टिट्यूट की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की। कॉम्प्लीमेंट्स वो चीजें होती हैं जो साथ में इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल चाय के साथ बिस्किट, मार्कर के साथ इंक, है ना, किसी पेन के साथ उसके अंदर जो रिफिल बढ़ते हैं वो, ये सब कॉम्प्लीमेंट चीजें हैं। राइट शूज, लेफ्ट शूज, ये हमेशा साथ में इस्तेमाल होंगे। ब्रेड के साथ बटर, जो चीजें साथ में इस्तेमाल होती हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। जहां पर हमने बात की थी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज नहीं होना चाहिए, उसी के साथ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी चेंज नहीं होना चाहिए फॉर द लॉ ऑफ डिमांड टू बी वैलिड। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर कॉम्प्लीमेंट्स की, और हम एक नई डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं। जैसे जो गाड़ी होती है, गाड़ी और पेट्रोल साथ में इस्तेमाल होता है तो कॉम्प्लीमेंट्स है। तो लेट अस से आपकी गाड़ी की जो डिमांड कर्व वो कुछ ऐसी बन रही थी, इस प्राइस पे आप इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। अब आप गए थे मार्केट में डीजल की गाड़ी खरीदने, ठीक है, आपने बोला डीजल सस्ता है तो हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएंगे, तो लेट अस बाय अ डीजल व्हीकल। और जब आप मार्केट में गए डीजल गाड़ी खरीदने तो एट द सेम टाइम आपको पता चला कि डीजल के रेट्स बढ़ गए और पेट्रोल के बराबर हो गए। तो डीजल के रेट बढ़ने से पहले आपकी डिमांड थी डीजल कार की, लेकिन डीजल के जब रेट बढ़ गए और बराबर हो गए पेट्रोल के, तो आपने सोचा कि अब पेट्रोल कार ही खरीद लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। बात सही है। तो फर्स्ट आपकी कुछ डिमांड थी डीजल की, कई लोगों की डिमांड थी डीजल कार की, लेकिन क्योंकि अब डीजल और पेट्रोल की प्राइस सेम हो गई है, यानी पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ गई है, तो डिमांड कर्व फॉर डीजल व्हीकल लेफ्ट शिफ्ट करेगा। यानी प्राइस होने के बगैर डीजल की गाड़ी की डिमांड डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो कि डीजल है इस केस में, उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करें कि उसके बाद ये नई डिमांड कर्व एस्टैब्लिश हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद डीजल की प्राइस फिर से कम हो गई। अगर कुछ दिनों बाद डीजल की प्राइस फिर से कम हो गई, इसका मतलब यह है कि अब डिमांड फॉर डीजल कर्व विल इंक्रीज। प्राइस तो चेंज हुआ नहीं गाड़ी का, डीजल का प्राइस चेंज हुआ, उसके बावजूद भी जो डिमांड कर्व फॉर डीजल थी वो कहां शिफ्ट हुई? राइट शिफ्ट। तो पहले यहां थी तो यहां शिफ्ट होके ऐसे बन जाएगी। तो आप देखो इसी प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर। अगर किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्लीमेंट की प्राइस इंक्रीज करती है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉम्प्लीमेंट की प्राइस, उस केस में उस प्रोडक्ट की, जैसे यहां पर गाड़ी और डीजल की बात चल रही है, तो गाड़ी का कॉम्प्लीमेंट है डीजल, डीजल की प्राइस इंक्रीज हुई, उस केस में एज सच महंगा होगी वो चीज, तो डीजल की गाड़ी की डिमांड डिक्रीज हो गई। लेकिन जब डीजल की प्राइस फिर से कम हो गई तो डीजल गाड़ी की डिमांड राइट शिफ्ट कर गई, इंक्रीज कर गई। दिस इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। और ये पहला डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड था, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। अब बात करते हैं हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर की। जहां तक इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात है, जितना आपके पास इनकम होगी उतनी ज्यादा आप डिमांड करेंगे चीजों की, और आपकी इनकम पे आपका लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा मैटर करता है। अगर एक आप फॉर एग्जांपल आपकी मंथली इनकम 30,000 40,000 है, उसके हिसाब से आपका लाइफस्टाइल सेट होगा, उसी हिसाब से आप गाड़ी भी खरीदोगे। फॉर एग्जांपल 30-40 हजार की नौकरी में इंसान स्विफ्ट ले ले या कोई और गाड़ी ले ले जो हैचबैक, और उसी हिसाब से आपका स्टैंडर्ड सेट होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, लेट अस से आपकी इनकम पर मंथ 1 लाख हो जाती है, तो हो सकता है आप स्विफ्ट की जगह पर सफारी ले लें, तो आपकी महंगी चीजों की डिमांड बढ़ गई जो पहले नहीं थी। तो क्या फॉर एग्जांपल सफारी की अगर बात करें तो क्या सफारी की प्राइस में चेंज आया? नहीं, आपकी इनकम में चेंज आया। आपकी इनकम बढ़ी तो क्या हुआ? सफारी की डिमांड भी बढ़ गई आपकी, या फिर किसी और महंगी चीज की डिमांड बढ़ गई। पहले लेटेस्ट से आप 30 रुपए केजी चावल खाते थे और आपकी इनकम बढ़ने के बाद आप 50 केजी के चावल पे शिफ्ट कर गए। तो बेसिकली पहले योर डिमांड फॉर दैट 50 केजी राइस वाज लेस, लेकिन क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई तो राइस का प्राइस चेंज किए बगैर ही आपकी डिमांड फॉर राइस इंक्रीज्ड। लेट अस से हम यहां इमेजिन करते हैं कि हम बात कर रहे हैं राइस की। यहां पर हम राइस की बात करें अगर, तो मानते हैं कि पहले आप 50 रुपीज केजी वाली की डिमांड कुछ ये थी आपकी, ठीक है, यहां प्राइस है, आप लेट अस से हम महीने में 1 या 2 बार खाते थे इसको। लेकिन जब आपकी इनकम 30,000 से बढ़कर 1 लाख हुई तो आप इस चीज को ज्यादा कंज्यूम करने लगे, तो राइस की प्राइस में तो चेंज नहीं आया, लेकिन आपकी इनकम में चेंज आने की वजह से आपकी डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड कर्व राइट शिफ्ट कर गई, और अब आप क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ राइस 50 रुपीज पर केजी की ज्यादा कंज्यूम करने लगे। पहले Q1 था, अब Q2 हो गया, एंड Q2 इज ग्रेटर देन
Q1, यानी आपकी डिमांड फॉर राइस दैट इज 50 रुपीज पर केजी वाला राइस इंक्रीज। पहले आप 30 रुपए केजी वाला खा रहे थे। सो इनकम के बढ़ने से भी डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, घटने से भी शिफ्ट होगा, बढ़ने से भी शिफ्ट होगा। इसमें आप इसको घटा के भी देख सकते हैं। अपने रियल लाइफ एग्जांपल यूज करिए। इकोनॉमिक्स को समझने का सबसे आसान तरीका है अपने रियल लाइफ एग्जांपल यूज करिए, जो डे टू डे बेसिस पे आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नंबर ऑफ बायर्स। ये भी एक डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है और ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए फॉर द लॉ ऑफ डिमांड टू बी वैलिड। अगर मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं तो चीजों की प्राइस बढ़े बगैर ही उनकी डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मार्केट में लेटेस्ट से पहले 100 बायर थे, उसके हिसाब से ही उसी के अकॉर्डिंगली सप्लाई भी होती थी चीजों की, राइस की, ग्रोसरी आइटम्स की, टूथपेस्ट की, टूथब्रश की। लेकिन अगर वहां पर नंबर ऑफ बायर्स अचानक सडनली 100 से 200 हो जाए, लेटेस्ट से 200 हो जाएंगे, तो पहले जहां 100 की डिमांड थी, 100 टूथब्रश की, 100 टूथपेस्ट की, वहां 200 की डिमांड हो गई। तो टूथपेस्ट की प्राइस में तो चेंज आया नहीं, ना ही टूथब्रश की प्राइस में चेंज आया। उसके बावजूद भी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई। सो अभी तक कौन कौन सी डिटर्मिनेंट डिमांड हो गई? डिटर्मिनेंट डिमांड जो डिमांड को डिटरमाइन करेंगे। एक तो हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक हो गया इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक हो गया नंबर ऑफ बायर्स एंड या फिर पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है तो उस हिसाब से भी डिमांड वेरी कर जाएगी। अगला आ गया ट्रेंड्स, फैशन एंड एक्सपेक्टेशंस। नॉर्मली अगर हम बात करें किसी भी चीज की, कोई भी चीज का ट्रेंड अगर बन जाता है मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़े सेलिब्रिटी ने कोई ऐसी जैकेट पहन ली जिसको जो फैशन क्रिएट हो गया और हर इंसान उसको खरीदना चाह रहे हैं। अब पहले लेटेस्ट से उस किस्म की जैकेट की डिमांड, लेटेस्ट से उस जैकेट की डिमांड थी 5000 के रेट पे, उसको लेट्स से 50 डिमांड थी किसी मार्केट की। लेकिन क्योंकि उस सेलिब्रिटी ने उस जैकेट को फेमस कर दिया, उसको फैशन बना दिया, तो डिमांड फॉर दीस टाइप ऑफ जैकेट्स इंक्रीज विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ जैकेट। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन यहां प्राइस चेंज किए बगैर ही डिमांड इंक्रीज हो गई और यहां पर भी डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स राइट। तो क्योंकि उस एक्टर ने उस पर्टिकुलर जैकेट, उस पर्टिकुलर आर्टिकल को फेमस कर दिया और उस फेमस होने की वजह से लोगों की डिमांड बढ़ गई। क्यों? फैशन बन गया, ट्रेंड बन गया। तो ट्रेंड, फैशन, एडवर्टीजमेंट भी कई चीजों को चेंज करते हैं। पहले किसी अगर जो चीज की एडवर्टीजमेंट होती है वो हम ज्यादा खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेरिडॉन एक बहुत फेमस दवाई है सरदर्द के लिए, क्योंकि सेरिडॉन हमने सुना होता है न्यूज में, हमें पता नहीं कि उसका सॉल्ट क्या बाकियों से बेटर है कि नहीं है, तो सेरिडॉन को फेमस कर दिया। या फिर किसी भी ब्रांड को जब फेमस कर देते हैं वाया एडवर्टीजमेंट, उस ब्रांड ज्यादा बिकता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, किसी भी जगह की कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मसालों का ट्रेंड है इंडिया में, ज्यादा मसालेदार खाना कंज्यूम करते हैं, ज्यादा मसाले इस्तेमाल होते हैं, तो मसालों की डिमांड इन इंडिया इज मोर देन एनी अदर कंट्री। तो यहां के टेस्ट के हिसाब से चीजों की डिमांड है। लेकिन अगर वही मसाले उठा के आप यूएसए में बेचने चले जाओ, क्या उन मसालों की वहां डिमांड होगी? वहां नहीं होगी। हो सकता है जो इंडियंस वहां रह रहे हैं सिर्फ वो कंज्यूम करें। तो अगर यहां पर इंडिया में साल में लेट अस से 100 टन्स मसाले बिकते हैं, तो यूएसए में शायद 50 टन ही बिके, 30 टन ही बिके, 10 टन बिके। डिपेंड करेगा कि वहां के लोगों का टेस्ट क्या है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से भी डिपेंड करेगा कि डिमांड किसी चीज की क्या है। अगर मैं बोलूं डिमांड ऑफ मसाला इन अमेरिका, इट विल बी लेस। डिमांड फॉर मसाला इन इंडिया, इट विल बी मोर। डिमांड फॉर पैनकेक्स, वॉफल्स इन यूएसए, वहां पर ज्यादा होगी क्योंकि वहां लोग उसको ब्रेकफास्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। डिमांड फॉर सीरियल्स ज्यादा है, वो यहां पर डिमांड फॉर सीरियल्स है, डिमांड फॉर पैनकेक्स एंड वॉफल्स कम है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि किसी चीज की डिमांड क्या होगी। सो ऑल दीज आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अगर इसमें आप प्राइस भी ऐड कर लोगे तो पूरे के डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हो जाएंगे। लेकिन ये वो चीजें हैं जो कांस्टेंट रहना जरूरी है फॉर द लॉ ऑफ डिमांड टू बी वैलिड। तो दोस्तों, जब हम इस डिमांड कर्व के साथ इक्विलिब्रियम कर्व बनाएंगे, जो कि हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से डिमांड फुल इन्फ्लेशन होती है। जब हम इक्विलिब्रियम कर्व ड्रॉ करेंगे वो ऐसी बनेगी। ये इक्विलिब्रियम कर्व, ये इक्विलिब्रियम प्राइस देती है हमको कि किस प्राइस पे मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे। तो जब हम इस कर्व पे डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये डिमांड कर्व है, ये डी,
जब डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं तो हम देखते हैं किस तरीके से मार्केट में प्राइस वेरिएशन आता है. So guys, this was about the shifting of demand curve. Hopefully this lecture will help you in understanding certain topics of economics in a better way. ऐसे ही lectures के साथ हम आते रहेंगे और ऐसे ही lectures के साथ we will try to complete all the syllabus जितना भी possible हो पाएगा उतना syllabus हम cover करेंगे for both these exams, SI के लिए भी और finance account student के लिए भी. तब तक के लिए thank you so much.